हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए आना ही आना है। इससे पहले ऑलरेडी टू वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको देख लेना, वे भी आपकी मैराथन है। तो आपकी ये वीडियो और इसके साथ ही आपको एक वीडियो और मिलेगी, उसी के साथ ही आपकी जो क्लास 12th अकाउंटेंसी है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और बहुत ही अच्छे से मैंने आप लोगों को कराया है। और इसी के साथ ही जो भी हम यहाँ पे करेंगे तो इसकी बाद में आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, कॉमर्स स्कूल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ताकि फिर आप बाद में रिवाइज भी कर सको। तो वे बच्चे जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, जिनको मिलता है अपनी तैयारी करने का, तो उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। इसी के साथ ही वे जो अपनी तैयारी करे वे भी, तो जो भी आप मैराथन देखते हो, चाहे कोई भी है, किसी की भी आपकी मैराथन है, तो उसी को, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भी आप बैठ के आप अपना टाइम निकाल सको, तो उस केस में आप जो मैराथन है उन्हीं को बार बार देखिए। वहीं से आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और सिर्फ सुनने भर से, ठीक है, सुन लीजिए। अगर देखने का भी टाइम नहीं है तो सुन लीजिए कम से कम 3-4 बार। तो जितनी बार आप सुनोगे उतना ही ज़्यादा आपको रिकॉल रहेगा, उतने ज़्यादा टाइम तक आप याद रख पाओगे। तो इसलिए अब जैसे ये मैराथन है, अभी जैसे क्लास 12th की अकाउंटेंसी है वो मैंने आप लोगों को 4 वीडियोज में मैंने कंप्लीट करा दी है, ठीक है। करा दूंगी अभी 2, आज तीसरी वीडियो है, इसके बाद 4th वीडियो और आपको मिल जाएगी। तो 4 वीडियो को आप बार बार देखिए और बार बार देखोगे। और मैं यहाँ पे ना बिल्कुल टू द पॉइंट, और जो मेन आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ, जहाँ से चांसेज है कि भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो उन्हीं वीडियोज को देखिए। किसी 10 चीज़ों को पढ़ने की बजाय, ठीक है, आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि भी आज ये वीडियो देख ली, कल और कोई वीडियो देख ली, कल किसी और की, ऐसे करके आपने 10 वीडियो अलग अलग देख ली। इससे अच्छा कि आप एक ही वीडियो को 10 बार देख लीजिए, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगी। फिर मैं आप इसके बाद आपको क्लास 12th की आपकी जो बिजनेस स्टडीज है उसको हम करेंगे, ठीक है, या फिर क्लास 11th की ले लेंगे। और उसको तो मैं कोशिश करूंगी क्लास 12th और 11th की जो आपकी बिजनेस स्टडीज है उसको तो मैं कम से कम बस 2 वीडियोज के अंदर ही आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। तो 6-7 फरवरी तक मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद फिर देखते आगे रिवाइज करेंगे, और इसी के साथ ही एमसीक्यू या फिर पीवाईक्यू भी हम कर लेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो फिर अब हमारी जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर की बात करती हूँ। तो कई बार बेसिकली क्या होता है, इट मे हैपन दैट द सम शेयर होल्डर्स फेल्स टू पे 1 और मोर इंस्टॉलमेंट। तो कई बार हमारे क्या है, कुछ शेयर होल्डर होंगे, सम शेयर होल्डर्स, वे क्या करेंगे, वे पे नहीं करते, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट में हम उनसे पैसा मंगाते हैं ना, तो वे फेल हो जाते पे करने में। तो सम शेयर होल्डर्स फेल टू पे 1, या तो कोई एक या फिर ज्यादा इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि भाई जो हमने उनसे पैसा मंगाया है, किसके लिए, जो हमने अलॉटमेंट के लिए पैसा मंगाया है, या फिर एप्लीकेशन जो कॉल पर हमने पैसा मंगाया है, तो उसकी उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि फिर बाद में हम क्या कर लेंगे, उनके जो शेयर है उनको फॉरफिट कर लेंगे, उनको जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये, तो इसमें हमारा क्या होगा, आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन आपके चांसेस है बनेगा। यहाँ से जर्नल एंट्री भी आपसे पूछी जा सकती है। इसी के साथ ही आपको एक छोटा सा क्वेश्चन भी दे सकते हैं, और जिसमें फिर आपको तो देखिए, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर मैंने आपको क्या बताया कि कई बार कुछ शेयर होल्डर्स है वो सारा का सारा अमाउंट नहीं देते। जैसे कि हमने बात किया था, जो भी एक शेयर है उसकी जो वैल्यू है उसको हम इंस्टॉलमेंट में मंगाएंगे, कुछ पैसे हम एप्लीकेशन पे मंगाएंगे, कुछ हम अलॉटमेंट में मंगवाएंगे, कुछ हम जो हमारी कॉल्स है उस पर मंगाएंगे। तो कई बार कुछ हमारे शेयर होल्डर क्या करेंगे, भी एप्लीकेशन मनी तो उन्होंने दे दी, लेकिन ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना उन्होंने कॉल का पैसा दिया, बार बार बोलने के बावजूद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, जो उनके शेयर उनको फॉरफिट कर लेंगे, मीन्स जब्त कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और जो उन्होंने पैसा दे रखा वो भी हम अपने पास रख लेंगे। जैसे कि उन्होंने जो शेयर एप्लीकेशन पे पैसा दिया होगा तो कंपनी अपने पास ही रखेगी, उनको वापस नहीं करेगी। तो इसी को बेसिकली क्या बोलते हैं, फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर। तो जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स को, तो उस टाइम हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, फॉरफीचर्स करने की जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। इसी के साथ ही फिर कंपनी क्या करती है, जो शेयर फॉरफिट किए हैं उन शेयर को फिर से रीइश्यू करेगी, तो फिर हमें री इशू की भी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो वे सारी की सारी अभी हम बात करेंगे। और कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल ले लिया, इससे आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंट्री भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, और क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में चांसेस है कि भी आपको क्वेश्चन ही देखने को मिले, और फिर आपको क्वेश्चन भी सोल्व करना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे ए लिमिटेड इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। तो ए लिमिटेड एक कंपनी है, उसने 1000 शेयर है उनको इशू किया, 10 रुपए का एक शेयर था। तो भाई 1000 शेयर के शेयर थे वो सब्सक्राइब हुए पब्लिक की तरफ से, तो यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन हो गया, ना तो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ ना ओवर फुल हो गया। जितने शेयर इशू किए थे उतने के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया।
मनी वॉज पेबल, जो 10 रुपये का एक शेयर था तो वो भी किस तरह से कंपनी ने मंगाया, 3 रुपये एप्लीकेशन पर मंगाए, 4 रुपये अलॉटमेंट पर मंगवाए और फिर जो 3 रुपये बचे हुए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मंगवा लिए। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, रमेश एक शेयर होल्डर था, उसके पास थे टोटल 100 शेयर, ठीक है। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, ठीक है, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी है उसकी पेमेंट की। तो जो शुरू के 3 रुपये थे, एप्लीकेशन पर 3 रुपये मंगाए थे, तो रमेश ने सिर्फ 3 रुपये की पेमेंट कर दी। तो फिर बाद में उससे जो अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आना था तो वे उसने नहीं दिए, तो इसलिए उसके शेयर उनको क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। और फिर बाद में ये जो 100 शेयर हमने फॉरफिट किए, इनको हमने री इश्यू कर दिया किसी दूसरे पर्सन को। और कैसे री इश्यू किया, अब हमने 10 रुपये का जो शेयर था वो 8 रुपये पर शेयर फुल्ली मानते हुए कि भाई जो 10 रुपये का शेयर है हमने 8 रुपये का मानते हुए उसको री इश्यू कर दिया। तो अब हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वह एंट्री होगी हमारी फॉरफीचर्स की, ठीक है, कि भाई पहले हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूँ तो पहली किसकी रिगार्डिंग होगी हमारी, अब आपको ना जर्नल एंट्री भी समझ में आ जाएगी, वैसे फिर वही है रट्टे वाली बात हो जाती है आपको समझाना, ठीक है। अब हम करेंगे फॉरफीचर्स ऑफ शेयर, और इसी वीडियो में ये जो क्वेश्चन लिया इसी में मैं बता दूंगी कि भी जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स को तो 2 केस है हमारे। एक तो हमने जो शेयर है उसको इशू किया है एट पार, उस केस में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। और एक सेकंड केस है अगर हम शेयर को इशू करते हैं एट प्रीमियम, तो मैं बता दूं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, उसने जो शेयर इशू किए है तो एट पार पे इशू किए, यहाँ पे तो कोई प्रीमियम वगैरह की बात नहीं आई। 10 रुपये का शेयर था, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, तो 10 रुपये हमने पब्लिक से मंगाए हैं। तो ये तो केस हो जाएगा हमारा फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर एट पार। तो इसमें बेसिकली हमारी जर्नल एंट्री क्या रहती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए जब हम इश्यू करते हैं तो उस टाइम हमारी शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है ना। अब हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल हम करेंगे डेबिट, तो हमारी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस अमाउंट से करते हैं हम, कॉल्ड अप अमाउंट, जो अमाउंट जितना अमाउंट हमने मंगाया है, ठीक है, जो हमने कॉल कर लिया है, तो उससे हम क्या करेंगे, जो शेयर कैपिटल है उसको कर देंगे डेबिट। तो यहाँ पे अगर मैं कॉल्ड अप, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं किस अमाउंट से करेंगे हम, कॉल्ड अप अमाउंट से, ठीक है, जितना हमने मंगाया है। तो कंपनी ने तो पूरे 10 के 10 रुपये मंगा लिए ना, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 अलॉटमेंट पर और 3 हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो टोटल यहाँ पे हमारे शेयर जिसके हमने फॉरफिट किए, ठीक है, ये फॉरफीचर्स की ना। तो रमेश था भाई जिसके पास 100 शेयर थे और उसने पेमेंट नहीं की। तो सबसे पहले हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे कॉल्ड अप अमाउंट से। हमने 10 रुपये मंगाए हैं तो 100 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से हमारा शेयर कैपिटल किससे डेबिट हो जाएगा, 1000 से, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, भाई हमने जो फॉरफिट कर लिए हैं जो हमने, तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर हमारा बेसिकली क्या आएगा कि भाई हमने कितने शेयर फॉरफिट किए हैं, 100 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं। तो शेयर फॉरफीचर्स में हमारा वो अमाउंट आएगा जो हमने मंगा लिया था, जो हमारे पास आ गया था। अब रमेश के पास 100 शेयर थे, 100 शेयर हमने फॉरफिट किया है, तो रमेश ने सिर्फ किसकी पेमेंट की थी, ओनली एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी हमारा कितना था, 3 रुपये। तो 100 पर 3 रुपये के हिसाब से हमारे कितना हो गया, 300। तो हमारे 300 रुपये आ जाएंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद जो उसने पेमेंट नहीं की, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने, और जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका पैसा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा कि भी जो रमेश शेयर होल्डर्स था 100 शेयर्स का, पेड ओनली एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पे आप मनी भी लिख सकते हो, पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, सिर्फ उसने जो एप्लीकेशन मनी है उसकी पेमेंट की। तो इसका मतलब क्या, उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया ना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो फिर हम यहाँ पे दिखाएंगे कि भी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे उसके कितने पैसे आने थे, 100 शेयर थे और 4 रुपये अलॉटमेंट के, तो 400 रुपये तो अलॉटमेंट पे आने थे लेकिन उसने नहीं दिए। फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल पर उसके कितने आने थे, 100 शेयर थे उसके पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमने 3 रुपये मंगवाए, तो 300 ये आने थे, ठीक है। तो टोटल इस तरह से हमें हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स की, शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री ये रहेगी, इसलिए मैंने क्वेश्चन के साथ ही बताया। शेयर कैपिटल अकाउंट को हम ये याद रखना है, डेबिट करेंगे जितना कंपनी ने कॉल किया है कॉल्ड अप अमाउंट से। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे जितना जो शेयर होल्डर है वो पे कर चुका, जितना पैसा कंपनी के पास आ चुका उससे, और बाद में भाई जो उसने पेमेंट नहीं की है उसको इंडिविजुअली हम दिखा देंगे। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ गया, अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ गया, ठीक है। अब हमारी ये हो जाएगी बेसिकली एंट्री।
अब मैं इसके अंदर आपको बताऊं, ये हमारी सिचुएशन थी फॉर फीचर्स ऑफ द शेयर एट पार, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मैं ऐसे ही बता देती हूँ, अगर जो फॉर फीचर्स ऑफ शेयर है हम वो कब करते हैं, अगर हमने जो शेयर इशू किए हैं एट प्रीमियम। यहाँ पे बता देती हूँ, इफ शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पर इशू करते हैं और फिर उनका फॉरफीचर करेंगे, ठीक है। इफ, या यहाँ पे लिख सकते हो इफ फॉरफीचर्स ऑफ शेयर, ऐसे लिख सकते हो आप, इफ, यहीं पे लिख देती हूँ, इफ फॉरफीचर्स ऑफ द शेयर, उन शेयर्स का फॉरफीचर्स करना जो कि हमने इशू किए थे एट प्रीमियम पर। तो उस केस में हमारा क्या होगा, तो उस केस में आपको एक बात याद रखनी है, अगर प्रीमियम का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया है, ठीक है, अगर प्रीमियम का पैसा जिस शेयर होल्डर के हम फॉरफिट करेंगे शेयर से, अगर उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो फिर हम जो प्रीमियम अकाउंट है उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है तो फिर हम उसको दिखाएंगे। तो उस केस में फिर हमारी क्या एंट्री होगी, तो उस केस में हमारी होगी वही शेयर कैपिटल हम डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम किस अमाउंट से करेंगे, कोल्ड अप अमाउंट से, ठीक है, कोल्ड अप अमाउंट से। और इसी के साथ ही अगर उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, हमने मंगा लिया था लेकिन नहीं दिया है, तो फिर हम यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। तो ये दो अकाउंट हो जाएंगे हमारे डेबिट, और उसके बाद 2 हमारा वही जो भी शेयर फॉरफीचर अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, जितना हमने फॉरफिट जो अमाउंट आ चुका है, मिल चुका है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर भी अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने तो 2 अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर उसने कॉल्स का भी पैसा नहीं दिया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 शेयर जो भी कॉल्स रहेगी, ठीक है, कॉल्स अकाउंट इंडिविजुअली। तो इस तरह से हम दिखाएंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ चुका तो तब हम ये सिक्योरिटी प्रीमियम इसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि भी कब दिखाएंगे और कब नहीं दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहीं पे बता दिया। तो ये हो जाएगा हमारा फॉरफीचर्स ऑफ शेयर। अब चाहे आपसे जर्नल एंट्री पूछ ले डायरेक्ट या फिर क्वेश्चन दे दे तो क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हो, और इसी के साथ ही अगर जर्नल एंट्री पूछ लेंगे तो जर्नल एंट्री आप लोगों की ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जैसे यही एक एग्जांपल मैंने लिया, इसी से क्लियर हो जाएगा कि भी जो शेयर हमने फॉरफिट किए हैं बाद में हमने उनको क्या कर दिया, री इशू, ठीक है, बाद में हमने क्या कर दिया, री इशू उन शेयर्स को। तो उस केस में हमारी बेसिकली क्या एंट्री होगी, तो वह और मैं आपको डायरेक्ट एंट्री से ही बता देती हूँ। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, हमने कितने शेयर है जो री इशू किए हैं, 100 शेयर फॉरफिट किए थे, उनको हमने क्या कर दिया, री इशू कर दिया। और एक शेयर हमने कितने का दिया है, 8 रुपये का, और हमने उसको क्या मान लिया, फुल्ली पेड अप मान लिया। तो इसका मतलब क्या है भाई, वैसे तो हमारा शेयर 10 रुपये का था ना, शेयर तो हमारा 10 रुपये का था, लेकिन हमने उसको फुल्ली पेड अप मान लिया कि भाई 8 रुपये का, तो 2 रुपये का हमें तो नुकसान हुआ ना, हमारा तो जो नुकसान हुआ इसको हम क्या मानेंगे, डिस्काउंट, कि भाई हमने डिस्काउंट पर इशू कर दिया है, ठीक है। तो एक बात और आपको याद रखनी है, वैसे जनरली कंपनी है वो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, जो स्टार्टिंग में हम जो शुरुआत करते हैं इशू करने की, लेकिन एक कंपनी री इशू डिस्काउंट पे कर सकती है। तो अब इस केस में क्या, जो 100 शेयर हमने फॉरफिट किए हैं उनको री इशू किया, ठीक है। तो री इशू करने का मतलब क्या है कि भी री इशू हम डिस्काउंट पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी किया भी है, 10 रुपये का शेयर 8 में दे दिया। तो जब हम री इशू की एंट्री होगी वो हमारी बेसिकली क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ये एंट्री है हमारी री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से हम डेबिट करेंगे, 100 शेयर है जो हमने री इशू किए, एक शेयर हमने कितने का दिया, 8 रुपये का, तो हमारे बैंक में कितने आ जाएंगे, 800 रुपये, ठीक है, आया समझ में। उसके बाद अब भाई शेयर तो है हमारा 10 रुपये का और हमने दिया 8, तो 2 रुपये, हमें क्या हुआ, हम उसको क्या करेंगे भाई, वो डिस्काउंट बोल देंगे हम। और ये जो डिस्काउंट है, ये जो 200 रुपये का डिस्काउंट हो जाएगा ना, 100 रुपये पे 2 रुपये हम कम ले रहे हैं, तो 200 रुपये का हमारा क्या निकल के आया, डिस्काउंट। तो इस डिस्काउंट को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, जो हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट था, जो हमने जब शेयर फॉरफिट किए थे, तो ये 300 रुपये का हमें एक देख के तो फायदा ही तो हुआ था ना, कि भाई 3 रुपये तो उसने दे दिए थे जो रमेश शेयर होल्डर था,
तो 300 रुपये तो हमारे पास आ चुके थे, बाकी के नहीं दिए थे, तो अब ये जो 300 रुपये हमारे पास आ चुके हैं हम उसको वापस थोड़ी ना देंगे, तो वापस नहीं देंगे। तो इसको अब हम यूज करेंगे कि भाई जब हम रीइश्यू करेंगे अगर उस टाइम हम डिस्काउंट देंगे तो जो डिस्काउंट है वो यहीं से कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो हमारी एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये 200 रुपये हम ले लेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल, और कैपिटल में हमारा पूरा चला जाएगा 100 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो पूरे आ गए हमारे 1000 रुपये। तो इस तरह से हमारी एंट्री होगी री इश्यू की, ठीक है। अब देखिए जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट था, जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमारा बैलेंस कितना आया था, 300 रुपये। 300 में से हमारे 200 रुपये तो यूज हो गए, जब हमने शेयर्स को री इशू किया तो 200 रुपये का डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो 300 में से 200 तो हमारे यूज हो गए, अभी भी हमारे क्या बचे हुए हैं, 100 रुपये बचे हुए हैं। अब इन 100 रुपये का हम क्या करें, तो जब भी अगर फॉर फ्यूचर्स अकाउंट में हमारा बैलेंस बचेगा री इशू करने के बाद अगर हमारा बैलेंस बचेगा तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बचेगा तो ठीक है, नहीं बचेगा तो ठीक है, फिर कहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे कितने बचे हुए हैं, 300 रुपये थे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, 200 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे कितने बच गए, 100 रुपये। तो 100 रुपये से हम एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगी हमारी क्या एंट्रीज जब हम फॉरफिट करते हैं शेयर्स को। तो एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आते इसलिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट जर्नल एंट्री नहीं बताई, ठीक है। अभी आपको एक बात और याद रखनी है, अभी ये जो हमने केस किया ये तो हमने डिस्काउंट का किया, तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर्स अकाउंट का मतलब क्या है, इसको हमने क्यों डेबिट किया है, एक तरह से हम बोलेंगे कि भाई हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट कब दिया है, ऑन री इशू, ठीक है। री इशू पे हमने डिस्काउंट दिया है यहाँ पे बेसिकली आप, इसलिए हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट किया, ठीक है। अब इस केस में ये भी तो हो सकता था कि भाई हमने डिस्काउंट में ना करके हम प्रीमियम पे भी तो इशू कर सकते थे, तो प्रीमियम में फिर हमारा क्या होगा, बस फिर हमारा ये नहीं आएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट नहीं आएगा। अगर हम रीइश्यू करते हैं प्रीमियम पर तो फिर ये नहीं आएगा, और यहाँ पे हमारा एक और आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है, अगर हम उसको प्रीमियम पे करेंगे तो ऐसे ही बता रही हूँ मैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा आ जाएगा। अगर हम नहीं तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, री इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो उस केस में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, तो उस केस में देखिए वही हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, वही जो हमें एक्चुअल अमाउंट मिलेगा, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल अमाउंट हमारा क्या होगा, प्रीमियम का पैसा भी इसी में आ जाएगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो उससे हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा डेबिट, यहाँ पे जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमने तो हमारा जाएगा टू शेयर कैपिटल, वही शेयर कैपिटल हमारा कितने से क्रेडिट होगा, जो फेस वैल्यू होगी शेयर की, और इसी के साथ ही आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये आपको याद रखना है, ये एंट्री हो जाएगी हमारी कब, जब हमने जो री इशू किया है ऑफ शेयर्स का एट प्रीमियम पर किया, और डिस्काउंट पे किया तो मैंने आपको करके ही दिखा दिया, ठीक है। तो अब देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ, द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट, हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ साथ के साथ। द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, जो अमाउंट हम डिस्काउंट देंगे जब री इशू करेंगे, कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो भाई जितना हमें फॉरफिटेड शेयर पर पैसा मिला है उससे ज़्यादा हमें जब हम री इशू करेंगे उससे ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। जैसे अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा शेयर फॉरफिट किए तो हमारे पास 300 रुपये आए। तो अब जब हम इन 100 शेयर्स को, जो हमने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, जब हम इनको री इशू करेंगे तो हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, 300 रुपये। 300 रुपये से ज़्यादा हम डिस्काउंट नहीं दे सकते, ये कंडीशन है। इसको चाहो तो लिख सकते हो, मैं आपके नोट्स में लिख ही देती हूँ ताकि फिर आप रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा। क्या बोला, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जो हमारा अमाउंट रहेगा डिस्काउंट का, जो हमने किस पे डिस्काउंट दिया है, अलाउड, हाँ, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड, ये आपका एक्सीड नहीं हो सकता कि कौन से अमाउंट से, एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड
ऑन फॉरफिटेड शेयर, ऑन फॉरफिटेड शेयर, ये मैंने आपको बता दिया। 300 रुपये का एक तरह से फॉरफिचर्स अकाउंट से हमारे 300 रुपये आए थे और हमने जो डिस्काउंट है वो 200 रुपये दिया। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते तो यहाँ पे 300 रुपये दे सकते थे, लेकिन 300 से ज़्यादा हमारा जो अमाउंट होगा वो हमारा अलाउड नहीं होगा। कब? जब हम रीइशू करेंगे, ठीक है। ये रीइशू के केस में होगी हमारी, जब हम रीइशू करेंगे तो उस केस में द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि वैसे भी डिस्काउंट तो हम रीइशू के टाइम ही डिस्काउंट देते हैं, वैसे भी आपको याद रखना है। इसी के साथ ही ये मैंने आपको बता दिया, जो हमने डिस्काउंट दिया है, जो हम डिस्काउंट दिया है, रीइशू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो जो डिस्काउंट है यहाँ पे हम डिस्काउंट वर्ड करके नहीं डेबिट करेंगे, हम शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट डेबिट करके दिखाएंगे। और इसी के साथ ही अगर कोई भी बैलेंस हमारा बचता है लेफ्ट इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर, अगर हमारा बैलेंस बचेगा रिलेटिंग टू द रीइश्यू शेयर्स, तो उसको हम ट्रीट करेंगे, उसको हम क्या मानते हैं। जैसे अब यहाँ पे 200 डिस्काउंट देने के बाद 100 रुपये हमारा शेयर फॉरफिचर्स अकाउंट में बच गया, तो इट मीन्स जो ये 100 रुपये ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। तो जो 100 रुपये है ये बेसिकली हमारा क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। तो कैपिटल प्रॉफिट है तो इसको कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, और उसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका फॉरफिचर्स से लेकर और इसी के साथ ही रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से आप इसको समझकर जानना, ठीक है। अब देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। आपका कोई भी सुझाव है वह भी दे सकते हो। अब हम करेंगे कुछ, मैं आपको यहाँ पे टर्म्स है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हमारा मीनिंग हमें पता होना चाहिए, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स, तो बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? तो देखिए, व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर, ठीक है, व्हेन अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स, जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदती है तो उसी को क्या बोलते हैं? बाय बैक ऑफ द शेयर्स, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? बाय बैक ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 68 है, ठीक है, सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इसके कुछ प्रोविजंस है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो भाई, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट, वो प्रोवाइड्स दैट द कंपनी कैन बाय इट्स ओन शेयर। तो ये सेक्शन बोलता है, इस सेक्शन ने बोला है कि जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, ये इसी ने बोला है कि भी जो कंपनी है वो क्या कर सकती है? अपने शेयर से परचेज कर सकती है, ठीक है। दैट द कंपनी कैन बाय इट्स शेयर, तो ये प्रोविजन बोलता है। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना, और कोई नोट डाउन करना चाहे तो कर भी सकता है। तो सबसे पहले, कंपनी कैन बाय देयर ओन शेयर्स, जो कंपनी है वो अपने शेयर्स खरीद सकती है। तो वो किस तरह से खरीद सकती है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनसे खरीद सकती है, एक प्रोपोर्शनेट बेस लेके। इसी के साथ ही वो ओपन मार्केट में भी जाके खरीद सकती है, या फिर जो एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी है उन्होंने शेयर अगर ले रखे हैं तो उनसे भी शेयर खरीद सकती है। तो इस तरह से बायबैक हो सकता है शेयर्स का। इसी के साथ ही कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन शेयर आइदर फ्रॉम द फ्री रिजर्व्स, तो कंपनी जब बाय बैक करेगी शेयर का तो भाई उसके लिए पैसा कंपनी के पास कहाँ से आएगा, कहाँ से यूज कर सकती है, कहाँ से पैसा ले सकती है। तो कंपनी क्या कर सकती है, जो भी कंपनी के फ्री रिजर्व्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो वहां से पैसा लेके बायबैक कर सकती है शेयर्स का, ठीक है। इसी के साथ ही द अमाउंट ऑफ द बायबैक ऑफ द शेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। तो जो बायबैक होगा शेयर्स का, ठीक है, जो अमाउंट होगा वो आपका जो पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है उसके 25% से ज्यादा एक कंपनी है वो बायबैक नहीं कर सकती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाना चाहूँ तो आप देखिए, यहाँ पे सेक्शन 8 हो गया हमारा जिसने बोला, तो इसमें आप इम्पोर्टेंट कर सकते हो। जो कंपनी है वो बायबैक करेगी, बायबैक जो करेगी वो कहाँ से कर सकती है? फ्रॉम, यहाँ पे इसका मतलब कि भी पैसा यूज करेगी जो भी कंपनी के फ्री रिजर्व है वहाँ से। इसी के साथ ही
जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम है वहाँ से, ठीक है। इस तरह से पैसा ले सकती है। इसी के साथ ही जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, ये मैं पूरा यहाँ पे नोट डाउन करा देती हूँ आप लोगों को। द अमाउंट ऑफ, क्या पता भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि भी कितने परसेंट होगा। द अमाउंट ऑफ द बाय बैक ऑफ शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 25%। तो ये लिमिट आप याद कर लेना, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, ठीक है, एंड फ्री रिजर्व। तो यही मैंने आपको बताया कि जो अमाउंट होगा वो बाय बैक ऑफ द शेयर्स इन एनी फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में शुड नॉट एक्सीड, वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसका, जो पेड अप कैपिटल है और जो फ्री रिजर्व है उसके 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ ही जो डेट इक्विटी रेशियो है वो आपका 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आफ्टर द बाय बैक, ठीक है। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हो। द डेट इक्विटी रेशियो should not be more than a ratio of 2:1 after buyback। बायबैक करने के बाद की जो रेशियो है डेट इक्विटी का 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही जो भी आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा मस्ट ऑथोराइज द कंपनी, भी वहाँ से आपको परमिशन मिलनी चाहिए कि भी आप बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ एक स्पेशल रेजुलेशन आपका पास किया जाएगा इन कंपनी जर्नल मीटिंग, जो कंपनी की जर्नल मीटिंग होगी उसमें स्पेशल रेजुलेशन पास होगा कि भाई जो कंपनी है वो बायबैक करना चाहती है शेयर का। और इसी के साथ ही जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा कंपनी का उससे भी परमिशन उसने वो वह भी ऑथोराइज करेगा, तो तभी हम बायबैक ऑफ शेयर कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू बायबैक ऑफ द शेयर। अब हम करेंगे ESOP। तो ये हमारा क्या है, ESOP मीन्स एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये हमारा क्या, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट, जो हमारा है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमारा गिवन है सेक्शन 2 और उसका सब सेक्शन हमारा 37, ठीक है। तो उसने डिफाइन किया है कि भाई एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का मीनिंग क्या है। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर। कंपनी क्या करती है, कई बार जो उसके डायरेक्टर है, जो उसके ऑफिसर्स है, जो एम्प्लॉयज है कंपनी के, ठीक है, या फिर उसकी कोई भी होल्डिंग कंपनी है कंपनी की, उसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो कोई भी हो सकता है। तो उन सभी को क्या करती है, उनको एक ऑप्शन देती है कि भाई आप फ्यूचर डेट पर एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर आप इस कंपनी के, हमारी कंपनी के क्या कर सकते हो, जो शेयर है उसको परचेज कर सकते हो। और जनरली जो प्री डिटरमाइंड आपका प्राइस रहेगा वो आपका कैसा प्राइस रहता है, वो आपका मार्केट प्राइस से काफ़ी कम मिलता है। जैसे भी 40 रुपये का शेयर है वो आपको कंपनी ऑफर कर सकती है 20 रुपये में या फिर 10 रुपये में, ठीक है, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर। तो फ्यूचर में आप खरीद सकते हो। तो बेसिकली ये ऑप्शन किसको दिया जाता है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज है, जो भी डायरेक्टर है, जो भी ऑफर्स है। तो ये एक तरह से उनको कंपनसेशन देने वाला काम आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, कि भी जो एम्प्लॉयज ने काम किया, एक अच्छा काम किया, जो डायरेक्टर है, ठीक है, उनसे जो कंपनी को बेनिफिट हुए हैं, तो इन सबको देखते हुए कंपनी इनको एक ऑप्शन देती है कि भी आप जो हमारे शेयर उसको परचेज कीजिए। तो इसको बोलते हैं हम ESOP। तो ये बेसिकली आपका डेफिनेशन हो जाएगी या फिर मीनिंग हो जाएगी। थोड़ा सा सेक्शन वगैरह अगर याद रख सको तो रख लेना, क्या पता क्वेश्चन बन जाए। तो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 37 ने डिफाइन किया एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज ऑप्शन को। तो ये इट मीन्स द ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर ऑफिसर्स और द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी, की भी जो कंपनी है वो एक ऑप्शन देगी, जो डायरेक्टर होंगे, ऑफिसर्स है, जो एम्प्लॉय है कंपनी के, कि भी वो परचेज करें या फिर सब्सक्राइब करें फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एट अ फ्यूचर डेट
कि भाई एक फ्यूचर डेट पर एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, कि भाई उस डेट पर, जैसे अभी 2023 है तो कोई कंपनी बोल दे कि भाई 2025 में आपको ये जो शेयर है ये आपको आज हम, या टाइम, इसमें टाइम भी हो सकता है कि भी कुछ टाइम पीरियड दे दिया जाए कि भी इस टाइम के अंदर आप इसको चाहो तो 50 रुपए का शेयर है वो हम आप लोगों को 30 रुपए में दे रहे हैं, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड प्राइस पर कि अभी उस टाइम को आपको 2025 में ये शेयर इतने रुपए में मिल जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो देखिए स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या है, एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 88। तो सेक्शन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का भी हमारे सेक्शन 2 था, लेकिन सब सेक्शन 37 था, और स्वेट इक्विटी शेयर्स का हमारा 88 है। तो ये बोलता है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स मीन द सच इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय अ कंपनी। तो भाई जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है इनको कौन इशू करता है, इन शेयर्स को भी ये भी आपके इशू किए जाएंगे बाय कंपनी के द्वारा टू इट्स डायरेक्टर। किसको, जो कंपनी के डायरेक्टर है, जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, उन सबको एट अ डिस्काउंट, ठीक है। तो देखिए उसमें भी आपका जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर ऑफिसर्स है, वहीं पर उनको मिले थे। और यहाँ पे भी तो डिफरेंस बेसिकली क्या है, वहां पे तो उन्होंने एक प्री डिटरमाइंड प्राइस फिक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये डिस्काउंट, और यहाँ पे जो डिस्काउंट है ना वो ज्यादा ही डिस्काउंट मिलेगा। बिल्कुल 50 रुपए का शेयर है, मे भी हो सकता है कि भी 10 रुपए में दे दिया जाए फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। और कई बार जैसे भी कैश न देकर जो एम्प्लॉइज है, जो डायरेक्टर है, उनको क्या दिया जाएगा, कैश के बदले उनको ये आपके शेयर इशू किए जा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और इनको हमारे क्यों दिए गए हैं, फॉर प्रोवाइडिंग देयर नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एटसेट्रा, या फिर वट एवर नेम कॉल्ड, जो भी कोई भी नाम है। तो भाई उन्होंने जो कंपनी को इतना कुछ दिया है, जो नो हाउ उन्होंने दिया है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनकी वजह से मिली है, डायरेक्टर की वजह से, एम्प्लॉयज की वजह से, तो इन सबको प्रोवाइड करने की वजह से कंपनी उनको क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के एज ए बोनस के रूप में हम बोल सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज को खुश करने के लिए, रिवार्ड के रूप में, हमारे एम्प्लॉयज है जो हमारी बिजनेस, हमारी कंपनी, उसमें रिटेंशन रेट को मेंटेन करने के लिए हमारे स्वेट इक्विटी शेयर्स है वो कंपनी क्या करती है, इशू करती है। तो ये आपका स्वेट। अब इसके बाद हमारा एक और है राइट इशू, ये भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है, फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे इशू एंड द रिडेम्पशन ऑफ द डिवेंचर, ठीक है। तो देखिए राइट इशू हमारा क्या है, तो देखिए राइट इशू का मतलब क्या है, अ राइट इशू इज एन ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू परचेज द एडिशनल शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो राइट इशू में बेसिकली क्या है, कई बार कंपनी क्या करती है, जो उसके अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ऑफर देती है कि भाई वे कुछ और एडिशनल शेयर्स है जो कि कंपनी इशू कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वे क्या करें, उसको परचेज करें एट अ डिस्काउंटेड प्राइस पर, और वो वही बात है कि भाई उनको डिस्काउंट पर भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, राइट इशू। तो जो राइट इशू इज मेड इन अ प्रोपोर्शन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही हमारा राइट इशू दिया जाता है, एंड इज रिक्वायर्ड टू बी सब्सक्राइब्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड फेलिंग विच द राइट लैप्स। यहाँ पे इसने क्या बोला कि भाई यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनको ऑफर दिया जाएगा, और उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा कि भाई इस टाइम के अंदर उनको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। और जो राइट इश्यू हमारा क्या है, इट इज अ प्राइमरी मार्केट इश्यू है। इसी के साथ ही जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये यहाँ पे ऑफर दिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको क्या मिलेगा, ऑफर मिलेगा। जनरल पब्लिक को यहाँ पे ऑफर नहीं मिलता राइट इश्यू में, ठीक है। तो जो कंपनी है वो जनरल पब्लिक को इश्यू नहीं करती है शेयर, सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। और इसी के साथ ही यहाँ पे शेयर होल्डर्स का ये राइट है, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई उनको खरीदना ही खरीदना, ठीक है। जस्ट उनको एक राइट दिया गया है, अगर वे चाहें तो खरीद सकते हैं, ना तो ना खरीदें, ठीक है। तो इस तरह से, और द राइट कैन बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड इफ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सेप्टिंग द ऑफर। तो भाई अगर कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उसको ये ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो वो या तो अपने जो शेयर्स है उसको सोल्ड आउट कर सकता है अगर उसने खरीद भी लिए है तो, या फिर उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये था बेसिकली आपका राइट इशू का। अब हम बात करेंगे इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपकी ऑलमोस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगी क्लास 12th की। बस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बचेगा, तो एक वीडियो में मैं आपको वह करा दूंगी। तो इशू एंड द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, अगर आपने शेयर्स कर लिया है तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल आपको सेम ही आपका रहेगा, शेयर वर्ड की जगह यहाँ पे आपका डिबेंचर वर्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं किस वर्ड की, डिबेंचर की। तो ये आपका जो डिबेंचर वर्ड है, जो हमारा क्या है डिबेंचर वर्ड है, ये कहाँ से आया है, ये आया है लेटिन वर्ड से लिया गया है। लेटिन वर्ड है क्या, डिबेर, ठीक है।
जिसका मतलब क्या है, इस वर्ड से हमारा क्या निकला है, डिबेयर वर्ड से हमारा आया है डिबेंचर। और डिबेयर का मतलब क्या है आपका, मीन्स टू बोरो, कि भाई जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या कर सकती है, डिबेंचर भी हमारा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिसके थ्रू एक कंपनी है जो मनी है उसको रेज कर सकती है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं लगता मुझे यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, नहीं तो आप एक बार बुक में से रीड आउट कर लेना। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे डिबेंचर्स है, कुछ हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स होंगे, कुछ हमारे अनसिक्योर्ड होंगे। तो यहाँ पे आपका ऑन द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हमारे दो तरह के डिबेंचर है। सिक्योर्ड, नाम से ही आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा भी, जो सिक्योर्ड है, ठीक है, जिनके बदले कुछ ना कुछ यहाँ पे रखा गया है सिक्योरिटी के रूप में। एक होंगे हमारे अनसिक्योर्ड डिबेंचर, ठीक है। एक होंगे हमारे रिडीमेबल, भाई जिनको हमें एक टाइम पीरियड के बाद क्या करना पड़ेगा, रिडीम करना पड़ेगा। भाई जैसे 10 साल के लिए हमने खरीद लिए, 15 साल के लिए हमने खरीद लिए, तो 10 या 15 साल के बाद उनको रिडीम करना पड़ेगा। इसका उल्टा हो जाएगा हमारा क्या, इररिडीमेबल, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हो जाएगा कन्वर्टेबल, ऐसे ही बता देती हूँ क्योंकि बिल्कुल ईजी है, नाम में ही इनका मीनिंग छिपा है। कन्वर्टेबल, भाई जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्ट इन द सेंस कि भाई जो डिबेंचर है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर लिया या फिर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। एक होगा हमारा फिर नॉन कन्वर्टेबल, कि भाई इनको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, ये अपने डिबेंचर है तो डिबेंचर में ही रहेंगे। फिर हमारा एक है फ्रॉम द कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर, ठीक है। तो भाई ये हमारे कौन सी है, जिन पर एक स्पेसिफिक रेट रहेगी, 5% डिबेंचर, 9%, 10%, एक स्पेसिफिक कूपन रेट है और उस रेट से इनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। एक होंगे हमारे जीरो कूपन, भाई यहाँ पे कोई किसी तरह की इन पे हमारी रेट गिवन नहीं है। उसके बाद हमारा एक जो नेक्स्ट टाइप है वो है हमारा रजिस्टर्ड डिबेंचर, भाई इनका रजिस्टर्ड करा रखा है और इनको ट्रांसफर करने में भी फिर थोड़ी दिक्कत आएगी, जिसके नाम पे होगा उसका ही, उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। एक है हमारा बियरर डिबेंचर, मीन्स जिसके हाथ में है उसी का डिबेंचर आप आराम से दूसरे को भी ये दे सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी कुछ टाइप्स गिवन है डिबेंचर्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की। तो जो डिबेंचर है उसको हम इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो जिस तरह से हमने बात की थी शेयर्स की, तो उसी तरह से डिबेंचर्स हम इशू कर सकते हैं। शेयर्स को तो सिर्फ हम या तो पार पे इशू कर सकते थे या फिर प्रीमियम पे, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिबेंचर है इसको हम इशू कर सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम, और इसको हम थर्ड आपका डिस्काउंट पे भी हम क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो डिबेंचर कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। दे कैन ऑल्सो बी इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। जैसे हमने शेयर्स इशू किए थे अदर देन कैश, किसी से हमने कुछ सामान खरीदा, तो जो सेलर है अगर उससे मैंने कोई एसेट परचेज किया, कोई फर्नीचर मैंने परचेज किया है, तो कई बार मैं उसको कैश ना देके तो अदर देन कैश में क्या इशू कर सकती हूँ, डिबेंचर। तो हम डिबेंचर ऐसे भी इशू कर सकते हैं। और सेम जैसे मैंने आपको शेयर्स के चैप्टर में बताया था कि नंबर ऑफ शेयर्स है वो हम कैसे निकालेंगे, तो सेम इसमें हमारा डिबेंचर भी हम ऐसे ही निकालेंगे कि जो हमारा अमाउंट पेबल रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे जो इशू प्राइस होगा। तो इशू प्राइस हमारा क्या होगा, एट पार में तो वही वैल्यू आ जाएगी, जैसे भी 10 रुपये का शेयर है तो 10 आ जाएगा। एट प्रीमियम में इशू प्राइस हम प्रीमियम ऐड करके लेंगे, और एट डिस्काउंट में हम जो इशू प्राइस लेंगे वो डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। जैसे 10 रुपये का शेयर है और हमने 8 रुपये में 2 रुपये हमने डिस्काउंट दिया है, तो 10 में से 2 माइनस करके यहाँ पे हमारा जो इशू प्राइस निकलेगा वो हमारा 8 निकलेगा। और आपका एस्टेट के अंदर सेम क्वेश्चन यहाँ से आ रखा है, इशू ऑफ डिवेंचर से और अदर देन कैश कंसिडरेशन पेमेंट की थी, तो हमें वहाँ पे फाइंड आउट करना था कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर हमने इशू किए हैं वेंडर को, ठीक है। तो ये मैंने शेयर वाले चैप्टर में आपको बिल्कुल अच्छे से विद एग्जाम्पल आपको समझाया है। तो आप उस वीडियो को जो कि इससे पहले ही की जो मैराथन है उसको देख लेना, वहाँ से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए तो जरूरी है कि भी आपको शेयर्स वाले चैप्टर की नॉलेज होना, क्योंकि ये पूरा उसी पर बेस आपका। इसके बाद जब हम इशू करते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश में अगर हम इशू करते हैं, तो डिवेंचर के केस में आपका क्या हो सकता है, इफ द अमाउंट
होल अमाउंट इज रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आपको एक इंस्टॉलमेंट में भी सारा का सारा पैसा मिल सकता है, या फिर यहाँ पे भी जैसे हमारा शेयर्स में जो ऐसे इंस्टॉलमेंट थी, हमने एप्लीकेशन पे मंगाया, अलॉटमेंट पे मंगाया, फर्स्ट कॉल पे मंगाया, सेकंड कॉल पे मंगाया, तो यहाँ पे भी हमारा सेम रहेगा। बस डिफरेंस हमारा इसमें क्या आएगा, शेयर्स की जगह हम डिवेंचर वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि भी मुझे आप लोगों को एंट्री करके बताने की जरूरत है, ठीक है। तो सेम आपकी वही जो एप्लीकेशन की जो वहाँ पे एंट्री हुई थी, फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन क्या आएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू, वहाँ पे शेयर एप्लीकेशन था तो यहाँ पे हो जाएगा। देखिए मैं एक आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे जो हम इशू करेंगे डिवेंचर को कैश में अगर हम इशू करते हैं, ठीक है, फटाफट बता देती हूँ क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, तो यहाँ पे दो सिचुएशन है। अगर हमें इफ होल अमाउंट इज रिसीव्ड, अगर सारा का सारा पैसा हमें एक इंस्टॉलमेंट में मिल गया, एक साथ हमें मिल गया, ठीक है, रिसीव्ड इन वन इंस्टॉलमेंट, तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है सारा का सारा पैसा हमें किस पे मिल गया, एप्लीकेशन मनी पे मिल गया ना, मीन्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। बस एक ही बार हमें सारा पैसा मिल गया तो बार बार हमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा एप्लीकेशन के टाइम एंट्री करते वही करेंगे। तो हमारी क्या जनरल एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया है टू, यहाँ पे बस आपको ये याद रखना है, यहाँ पे डिवेंचर आ जाएगा शेयर की जगह, टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, या एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कैसे गिवन है। जस्ट उन्होंने एप्लीकेशन मनी लिखा या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा तो आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो सारा का सारा अमाउंट हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और सेकंड हमारी फिर हम, क्योंकि हमें शेयर है वो अलॉट तो करने हैं ना, ठीक है, एप्लीकेशन पे भी अगर आया सारा पैसा तो हम अलॉट करेंगे। तो सेकंड हमारी एंट्री हो जाएगी ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, जब हम अलॉटमेंट करेंगे ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो जब हम अलॉटमेंट करेंगे उस टाइम हमारी वही ये हम डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बस यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिवेंचर अकाउंट। इसी के साथ ही आपको याद रखना, अगर यहाँ पे परसेंटेज गिवन है कि भी 9% है तो यहाँ पे वो परसेंटेज और आप लगा देना, ठीक है। 8% डिवेंचर है, 9% है, तो ये एंट्री होगी द होल अमाउंट इज रिसीव्ड। अगर हमें जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में रिसीव, यहाँ पे तो एक ही इंस्टॉलमेंट में, लेकिन अगर हमें डिवेंचर का अमाउंट है वो जैसे कुछ हमें एप्लीकेशन पे मिला, कुछ हमें अलॉटमेंट में मिला, फिर कुछ हमें कॉल पे मिला, तो हमारी सेम एंट्री हो जाएगी जो कि हमने किस में की है, शेयर्स के टाइम की है, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट करके यहाँ पे बताती हूँ थोड़ा सा लिख के, इफ डिवेंचर अमाउंट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। कैसे इंस्टॉलमेंट, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। कुछ हमें मिला है एप्लीकेशन पे इंस्टॉलमेंट हमारा, कुछ आ जाएगा हमारा अलॉटमेंट पे, और कुछ आ जाएगा हमारा कॉल्स पे। तो सेम एंट्री हमारी, तो जैसे सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो फर्स्ट एंट्री हमारी उस टाइम क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट, जब हमने शेयर्स की बात की थी तो हम शेयर एप्लीकेशन करते थे, यहाँ पे हम डिवेंचर एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री फिर हमारी क्या हो जाएगी, इसको ट्रांसफर करने की, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, वहाँ पे शेयर कैपिटल था, यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा तो परसेंटेज हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी एप्लीकेशन की हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारी अलॉटमेंट की एंट्री होगी। तो अलॉटमेंट में हम बेसिकली पहले ड्यू की एंट्री करते हैं ना, पहले हम किसकी करते हैं, ड्यू की एंट्री करने के बाद फिर हम रिसीव्ड होने की। तो अलॉटमेंट हमारी ड्यू हुई है, ठीक है, या अलॉटमेंट हमने की है, अलॉटमेंट ड्यू पे हमारी क्या एंट्री थी, तो हमारा था डिवेंचर, वहाँ पे था शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू वही परसेंटेज हमारा जो भी डिवेंचर है। उसके बाद हमारी रिसीव्ड होने की, जब हमें मनी रिसीव्ड होगा, ठीक है, मनी जब हमें रिसीव्ड होगा तो उसकी हमारी एंट्री हो जाएगी वही बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट।
और ऐसी हो जाएगी आपकी फिर यहाँ पे थर्ड एंट्री, यहीं पे करके बता देती हूँ आप लोगों को मैं, किसकी, कोल्स की। ठीक है, तो पहले कोल्स की ड्यू की एंट्री हो जाएगी हमारी। ड्यू की क्या होगी, वही जो भी हमारी डिवेंचर जितनी भी कॉल्स होगी उसके इंडिविजुअल भी हम कर देंगे। अभी तो मैंने कॉल्स ही लिख दिया यहाँ पे, टू डिवेंचर अकाउंट। और जब हमें होगा मनी रिसीव्ड डिवेंचर का, जब हमें पैसा मिलेगा तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे हमारा डिवेंचर कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हो जाएंगी एंट्री डिवेंचर पर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा, तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिवेंचर है उसको हम डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। अब उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, जब भी जो हमारी नॉमिनल वैल्यू है डिवेंचर की, जो फेस वैल्यू, जब उससे कम प्राइस पर हम इशू करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है कैन बी रिटर्न ऑफ इधर बाय डेबिटिंग इट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सिक्योरिटी। जब हम डिवेंचर को अगर हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया तो आप ही बताइए कि भाई वो हमारे लिए क्या लॉस ही तो है। डिस्काउंट ऑन इशू करेंगे अगर हम 10 रुपये का डिवेंचर है, 10 रुपये का डिवेंचर है और हमने पब्लिक को 8 रुपये में दे दिया, तो 2 रुपये का हमें क्या है, ये लॉस ही तो हुआ ना। तो भाई इस लॉस को हमें राइट ऑफ भी तो करना पड़ेगा। तो जो डिस्काउंट है ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, या तो हम जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है जो हमारा P&L अकाउंट है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट से हम इसको डेबिट करेंगे, या फिर हम इसको जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर हमारा गिवन होगा तो उसमें से हम इसको राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो बस इसके अंदर आपका यही गिवन है, ये आपको याद रखना है। तो डिवेंचर को हम प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी, और अदर देन कैश मैंने आप लोगों को बता दिया। और प्रीमियम पे आपका कुछ नहीं होगा, बस याद रख लेना। बस आपको यहाँ पे जैसे मैं बात करती हूँ अलॉटमेंट पे हमने प्रीमियम पे किया तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम और आ जाएगा यहाँ पे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट पे हम इशू करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बस ये एक एक्स्ट्रा एंट्री इधर हो जाएगी और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आपका परचेज ऑफ, अगर एसेट हमने कोई परचेज किया है, फिर वेंडर को अगर हमने डिवेंचर किए हैं तो वो भी हम ऐसे बिल्कुल हमारा सेम हो जाएगा। अब आप एक बात और याद रख लेना, इसमें इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी हम डिवेंचर उसको इशू कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रख लेना, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो कई बार हमारा बेसिकली क्या होता है, जो कंपनी है कई बार क्या करती है, अगर उसने कोई लोन वगैरह ले रखा है बैंक से, तो वो उसमें क्या करती है भी, बैंक से लोन लेने के बाद तो कई बार वो बैंक उसको बोलता है कि भाई हम ऐसे ही आपको लोन नहीं देंगे, उसके बदले हमें कुछ सिक्योरिटी दीजिए। तो जो कंपनी है वो उसको कुछ सिक्योरिटी दे देगी। सिक्योरिटी देने के बाद भी बैंक सेटिस्फाइड नहीं होता, बोलता है कि नहीं नहीं इसमें तो हमारा काम नहीं चलेगा, हमें और कुछ सिक्योरिटी के रूप में दीजिए। तो तब जो कंपनी है वो डिवेंचर इशू करेगी एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और जो, या फिर हम बोल सकते हैं एज अ सब्सिडरी और सेकेंडरी और एडिशनल सिक्योरिटी। जो प्राइमरी सिक्योरिटी तो रखी है लोन रेज करने के लिए, तो जो हमारी डिवेंचर है उसको रखा जाएगा एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फिर हम बोलते हैं कि डिवेंचर कैन बी इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो तो हम इसका जो मीनिंग बता सकते हैं कि भी कोलेटरल सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, इसका मीनिंग हमारा बेसिकली क्या है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, डिफाइंड एज अ सब्सिडरी। ठीक है भाई, सब्सिडरी, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, और सेकेंडरी। प्राइमरी तो हमने दे रखी है, ये हमारी क्या सेकेंडरी, या फिर हम इसको बोल सकते हैं और एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में, एडिशनल सिक्योरिटी बिसाइड, किसके बिसाइड, बिसाइड द प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर रेजिंग लोन। कि भाई अगर किसी कंपनी ने लोन ले रखा है तो उसने प्राइमरी सिक्योरिटी तो और कुछ रख रखी है, लेकिन उसके बिसाइड एज अ एडिशनल सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर है उसको हम रख सकते हैं, और जिसको कि फिर हम बोलते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हमने रखी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जब एक कंपनी डिवेंचर्स को इश्यू करती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री करने के है ना, इसके 2 मेथड है। ठीक है, 2 मेथड है, 2 मेथड। एक तो हमारा फर्स्ट मेथड है,
तो फर्स्ट मेथड तो ये बोलता है कि भाई अगर हमने जो सिक्योरिटी के रूप में एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी अगर हमने डिवेंचर इशू किए है तो उस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, नो एंट्री। ठीक है, फर्स्ट मेथड। जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड बोलता है कि भाई नहीं, ऐसे कैसे नहीं करोगे, हमें एंट्री तो करके दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी हमने रखी है तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेथड है उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होगी उसमें हम जो हमने लोन ले रखा ना, उस लोन के नीचे हम एक नोट डाल के दिखा देंगे कि भी ऐसे ऐसे हमने जो डिवेंचर है उसको एज ए सिक्योरिटी हमने रखा हुआ है। ठीक है, तो ये बोलता है हमारा फर्स्ट मेथड। लेकिन जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या बोलता है कि भाई नहीं, हम जर्नल एंट्री भी करेंगे। जर्नल एंट्री हम बेसिकली क्या करेंगे, अगर सेकंड मेथड हम फॉलो करेंगे किस केस में, इश्यू ऑफ द डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे जो एंट्री होगी हमारी ये बोलेगा कि भाई हम एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, भाई जो भी हमने 8%, 2%, 9% जितना भी है, जो भी हमने डिवेंचर इशू किए हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे एंट्री। उसके बाद फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं इसी को थोड़ा सा और आपको बैलेंस शीट के अंदर भी इसका इफेक्ट करके दिखा देती हूँ किस तरह से हम शो करेंगे। तो देखिए मैंने क्या बताया कि भाई जो सेकंड मेथड है उसमें हम एंट्री करेंगे, जो फर्स्ट मेथड है उसमें तो एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री आ जाएगी। उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट मेथड में सिर्फ बैलेंस शीट कि जो लाइबिलिटी साइड है वहाँ पे हम दिखा देंगे कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करती हूँ, हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो हम 10 लाख रुपए का दिखा देंगे कि भाई हमने लोन रखा और नीचे लिख देंगे कि भाई हमने इतने परसेंटेज ऐसे डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रखे, बस इतना नोट करके दिखा देंगे फर्स्ट मेथड में। लेकिन सेकंड मेथड में हमें एक जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी जिसको कि हम ऐसे करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, उसके बाद भी जैसे लोन ही ले रखा हमने तो पहली एंट्री तो हमारी लोन लेने की होगी ना, पहली एंट्री तो हमारी लोन लेने की होगी। तो सेकंड मेथड में हम बेसिकली बात करेंगे, दो एंट्री करेंगे हम। जो फर्स्ट एंट्री होगी सेकंड मेथड में तो वो देखिए हमारी क्या होगी, लोन लेने की हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, जैसे भी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ठीक है, एक तो हमारी ये एंट्री होगी, जैसे मैं बात करती हूँ मैंने 10 लाख रुपए का लिया लोन तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में। अब दूसरी एंट्री होगी हमारी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, अब 10 लाख का लोन लेने के लिए भी मैं बात करती हूँ, जैसे मैंने 12 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए तो यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी 12 लाख। ठीक है, 12 लाख से मैं यहाँ पे एंट्री कर दूंगी सेकंड मेथड में। और अब सेकंड मेथड में बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे, जो हमारी लाइबिलिटी साइड है नॉन करंट लाइबिलिटी के नीचे हम ऐसे लिख के दिखाएंगे बैंक लोन। बैंक लोन हमने कितने का लिया है, 10 लाख का दिखा दिया। उसके बाद डिवेंचर हमने कितने के इशू किए हैं, 12 लाख के, और इसी के साथ ही डिवेंचर में से माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को, तो 12 लाख के हमारे ये माइनस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारा नेट, और नीचे हम लिख देंगे कि भी ऐसे ऐसे हमने लोन लिया है और 12 लाख के हमने जो डिवेंचर है उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी रख के हमने लोन लिया है। तो सेकंड मेथड में भी हमारा नेट इफेक्ट तो क्या है, नेट इफेक्ट तो हमारा देखिए 12 लाख से 12 लाख कट जाएगा ना, जो भी हमने परसेंटेज डिवेंचर लिए उसमें से डिवेंचर सस्पेंस को माइनस करेंगे तो 12 में से 12 गए, तो नेट इफेक्ट तो हमारा वही 10 लाख बचेगा। और फर्स्ट मेथड में भी हमारा नेट इफेक्ट क्या था, लोन हमारा था 10 लाख का। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह से बैलेंस शीट में इसको हम शो करेंगे। तो ये था हमारा डिवेंचर के रिगार्डिंग भी, जो किस तरह से हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, कौन कौन से केसेस थे। तो 5 केस मैंने आपको बता दिए। डिवेंचर एट पार हम इशू करेंगे, ठीक है, एट पार हम इशू करेंगे। उसके बाद हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं और हम जो प्रीमियम उस पर भी इशू कर सकते हैं। फोर्थ एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी भी रख सकते हैं और अदर देन कैश भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 तरह से मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दिया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो देखिए अब कुछ जर्नल एंट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कि भी चार्ज अगेंस्ट का मतलब क्या है कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो रखा हो, लेकिन इंटरेस्ट की तो हमें पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इट मीन्स इंटरेस्ट मस्ट बी पेड वेदर द कंपनी हैज अर्न एनी प्रॉफिट और नॉट। चाहे कंपनी कोई प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है, इंटरेस्ट की तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको हम बोलते हैं
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इंटरेस्ट को लेकर हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, कि भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मीन्स भी क्या क्या जर्नल एंट्री होगी, कैसे हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंटरेस्ट ड्यू। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्यू की एंट्री। तो जो हमारी ड्यू होगा जब इंटरेस्ट, तो हमारी एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है, डिबेंचर ऑन इंटरेस्ट है जो, या डिबेंचर इंटरेस्ट यहाँ पे लिखूँ, एक्सपेंसिज है, लॉस है, तो ये अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है। टू, हमें जो इंटरेस्ट है वो किसको देना है, डिबेंचर होल्डर्स को। ठीक है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पे देखिए पहले क्या होता था, पहले क्या था, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, उसने क्या किया, 100 रुपये दे दिए किसी उसको डिबेंचर होल्डर को। ठीक है, डिबेंचर होल्डर है एक, उसको 100 रुपये एज ए इंटरेस्ट दे दिए। तो फिर 100 रुपये में से जो गवर्नमेंट है 10 रुपये गवर्नमेंट ने ले लिए, क्या ले लिए, एज ए टैक्स ले लिए। तो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी, तो फिर जो इंटरेस्ट जो मिला है डिबेंचर होल्डर को 100 रुपये मिला, लेकिन 100 रुपये में से 10 रुपये उसने गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स के रूप में। तो भी उसके पास तो नेट कितना गया, जो डिबेंचर होल्डर था, तो उसको तो 90 रुपये ही मिले ना। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई जो कंपनी है, कंपनी की तरफ से तो 100 रुपये जाने हैं, तब भी कंपनी ने 100 रुपये दिए थे जो डिवेंचर होल्डर था, लेकिन फाइनली जो डिवेंचर होल्डर है उसको 90 मिलने हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट कंपनी से इंटरेस्ट इनकम जो टैक्स है वो ले लेती है। ठीक है, जो भी इनकम टैक्स पेबल होगा वो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंपनी से लेगी। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तू क्या कर, तू इसको जो डिवेंचर होल्डर है इसको सीधा 90 रुपये दे दे, और 10 रुपये कंपनी किसको दे देगी, गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कंपनी से कलेक्ट कर लेगी, क्योंकि कंपनी की तरफ से तो जब भी 100 रुपये गए थे और अब भी 100 रुपये जाएंगे। ठीक है, तब कंपनी ने डायरेक्ट डिबेंचर होल्डर को 100 रुपये दे दिए थे, तो डिबेंचर होल्डर से गवर्नमेंट ने कलेक्ट किए थे। लेकिन अब क्या करेगी कंपनी, 90 रुपये तो दे देगी डिबेंचर होल्डर को और 10 रुपये दे देगी इनकम टैक्स के। तो अब जो कंपनी का जो काउंटिंग ट्रीटमेंट वो क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, तो वो तो पूरे 100 रुपये से होगा। यहाँ तो टू इनकम टैक्स पेबल अकाउंट टू हमारा डिबेंचर होल्डर, और बाकी का किसको मिल जाएगा, डिबेंचर होल्डर को। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि भाई 100 रुपये बने हैं, तो इंटरेस्ट पूरा डेबिट करेगी 100 से, 100 में से 10 रुपये तो यहाँ गवर्नमेंट को दे देगी और 90 रुपये किसको मिल जाएंगे, डिबेंचर होल्डर को। तो ये एंट्री होगी हमारी ड्यू की। ठीक है, फिर उसके बाद होगी हमारी पेमेंट के टाइम, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर्स। जब भी पेमेंट करेंगे तो वही डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, उसको पैसा मिलेगा टू बैंक, हमारे पास से पैसा जाएगा। तो ये एंट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये तो हमने डिवेंचर होल्डर को पेमेंट की है। अब हमें जो पेमेंट है ये भी तो 10 रुपये टैक्स के भी तो देने, लेकिन ये तो हमें गवर्नमेंट को देने हैं, तो इसलिए हम इसकी अलग से एंट्री करके दिखाएंगे, ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट। हम इसको फिर ऐसे बोलते हैं कि भी जो 10 रुपये हम देंगे, तो यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, वही इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट, वही वो हमने ऊपर जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देंगे, और टू बैंक। तो ये एंट्री होगी हमारी इंटरेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब जो हमारा इंटरेस्ट है, जो डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, ये क्या है, बेसिकली लॉस है। तो अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे, इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। तो अब हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होगी, ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट लॉस है, अभी एक्सपेंसिव है हमारे लिए, तो स्टेटमेंट ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट, और यहाँ पे आ जाएगा टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये बेसिकली हमारी हो जाएगी। और जो हमारा डिबेंचर इंटरेस्ट है इसको हम कंपनी में जो फाइनेंस कॉस्ट है उस हेडिंग में हमारा क्या जाता है, ये डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये डिस्काउंट है इसको हम जो राइट ऑफ कर सकते हैं डिस्काउंट को, या फिर जो लॉस हुआ हमें ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो ये हमारा बेसिकली कैपिटल लॉस हमारा होता है। ठीक है, तो इसको जो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो उसमें से भी हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। अगर हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो उस केस में फिर हमारा जो रिवेन्यू प्रॉफिट है या फिर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ से राइट ऑफ करते हैं। तो पहले कोशिश करेंगे कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो इस डिबेंचर इंटरेस्ट को वहाँ से राइट ऑफ करें इसको। ठीक है, अगर वहाँ से नहीं होगा, वहाँ पे हमारे पास इतना रिजर्व नहीं है, तो फिर यहाँ पे हो जाएगा। अगर बाई चांस से हम जो जर्नल एंट्री है अगर हम इसको कहाँ से राइट ऑफ करें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से अगर हम राइट ऑफ करते हैं तो फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं यहीं पे लिख देती हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिवेंचर, तो वो हम कोई भी कर सकते हैं। तो भी जितना बैलेंस है जितना रिजर्व में होगा पहले तो वहाँ तक, और फिर बाकी का जो बचेगा अगर कंप्लीट हमारा ये राइट ऑफ नहीं हुआ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो फिर बाद में हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ से हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर की। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कि भाई जो डिवेंचर है उनको अब हम क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। ठीक है, तो देखिए redemption of debentures refers to the discharging the liability on the account of debenture in accordance with the terms of the issue। भाई जब हमने इशू किया होगा उस टाइम हमारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी कि 10 साल बाद हम रिडीम करेंगे, कैसे हम रिडीम करेंगे, एट पार हम रिडीम करेंगे, एट डिस्काउंट या फिर एट प्रीमियम, तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये हमारी लाइबिलिटी हमारे ऊपर क्रिएट हो चुकी है। अभी डिवेंचर अगर हमने डिवेंचर के थ्रू अगर हमने लोन रेज किया तो भी बाद में उसकी पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना कहीं ये लाइबिलिटी है। तो अब इस लाइबिलिटी को हम किस तरह से डिस्चार्ज करेंगे तो वे मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, तो जनरली जो डिवेंचर्स है उसको हम कब रिडीम करते हैं, एक ड्यू डेट होगी गिवन, उस ड्यू डेट पर हम डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल में अगर ये प्रोवाइड है कि भाई हम ड्यू डेट से भी पहले उसको रिडीम कर सकते हैं, तो हम उसको जो मैच्योरिटी डेट है उससे पहले भी, अगर कोई डिवेंचर है उसको हमें 15 साल में रिडीम करना है तो हम 15 साल बाद ही उसको रिडीम करेंगे। लेकिन अगर हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो प्रोवाइड्स करता है कि भाई बिफोर मैच्योरिटी डेट भी हम उसको रिडीम कर सकते हैं, तो उस केस में हम उसको रिडीम करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे कैसे रिडीम कर सकते हैं, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम, डिवेंचर्स को हम कैसे कैसे रिडीम कर सकते हैं, या तो भाई हम एक साथ ही पेमेंट कर दे। ठीक है, डिवेंचर कैन बी रिडीम, या फिर हम जो इंस्टॉलमेंट है उसमें भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये कई सारे मेथड है कैसे कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा पेमेंट इन लमसम, भी एक ही साथ हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, सेकंड है हमारा हम पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, कि भाई हम इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, रिडीम करेंगे, एक ही एल आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारा परचेज इन द ओपन मार्केट, हमने खुद ही जाके मार्केट में परचेज इन द ओपन मार्केट उनको खरीद लिया, परचेज इन ओपन मार्केट। ठीक है, या फिर कन्वर्जन हमने कर दिया। फोर्थ मेथड हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जन कर दिया हमने इनटू शेयर्स में उनको, या फिर इसको किस में, न्यू डिवेंचर में, न्यू डिवेंचर। तो ये हमारे बेसिकली मेथड हो जाएंगे रिडीम करने के। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जब हम रिडीम करेंगे तो तब हमारी कौन कौन सी एंट्री होगी। ठीक है, रिडम्पशन बाय द पेमेंट इन लमसम, अगर हम लम सम में क्या करते हैं, रिडीम करते हैं, तो फर्स्ट हमारा, तो इसमें देखिए, और इसी के साथ ही अगर हम उसको पार पर, ठीक है, लम सम और एट पार हम क्या करेंगे, रिडीम। ठीक है, रिडीम हम कर रहे हैं एट पार, तो देखिए उस केस में हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो सबसे पहले ड्यू की, तो वही डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जितना भी अमाउंट है हमारा, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर उसके बाद में हम पेमेंट की एंट्री कर देंगे, फर्स्ट एंट्री है, सेकंड हो जाएगी हमारी पेमेंट की। तो पेमेंट की क्या होगी अब, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अगर पार के बाद अगर हम रिडीम करें एट प्रीमियम पर, एट प्रीमियम, ठीक है, तो उस केस में देखिए हमारी क्या एंट्री होगी, वही सबसे पहले ड्यू की डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखिए अब यहाँ पे ना हम रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पर, अगर हम प्रीमियम पर रिडीम करेंगे मतलब क्या कि 100 रुपये का डिवेंचर हमने खरीदा था और आज हम उसको 110 रुपये दे रहे हैं डिवेंचर होल्डर को, तो 10 रुपये हमारे लिए क्या एक्सपेंसिव हुआ ना, लॉस हुआ ना। तो अब हम जो प्रीमियम देंगे ऑन रिडम्पशन पर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो गया, लॉस हो गया, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, तो ये हो जाएगा हमारा एट प्रीमियम। और उसके बाद फिर हम पेमेंट की कर देंगे एंट्री, वही डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे रिडीम। और बाय चांस अगर यहाँ पे आपका डिस्काउंट भी आ जाए, अगर रिडीम हमने अगर डिस्काउंट पे अगर हम करेंगे डिबेंचर्स को, तो फिर उस केस में वो तो डिस्काउंट पे अगर हम रिडीम करेंगे तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, तो वैसे जनरली मुश्किल ही बहुत ही रेयर होता है कि भी डिस्काउंट पे रिडीम हो, नहीं तो फिर आपका फायदा हो जाएगा। तो जैसे प्रीमियम यहाँ पे हमने डेबिट करके दिखाया था, तो अगर डिस्काउंट पे हमने रिडीम किया तो डिस्काउंट टू डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम रिडीम करेंगे। अगर हम रिडम्पशन करेंगे, जो पेमेंट करेंगे इंस्टॉलमेंट में करेंगे, तो फिर वही इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग हर साल हम दिखा देंगे कि भाई आज हमने जैसे 10 लाख रुपए उसकी पेमेंट करनी थी इंस्टॉलमेंट पे, 2 लाख रुपए में हम, तो एंट्री हमारी यही रहेगी। तो भाई फर्स्ट ईयर जो इंस्टॉलमेंट जाएगी तो तब हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर 2 लाख, और फिर इस तरह से हम पेमेंट करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारा है रिडम्पशन बाय परचेज इन द ओपन मार्केट में भी हम उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे ना आपको ना एंट्री ऐसे ही बता दी है मैंने, समझ जाना, क्योंकि मैंने आपको 4 मेथड बताए हैं ना। रिडम्पशन हम पेमेंट इन लम सम, पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, परचेज इन ओपन मार्केट, कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर। तो मैंने आपको बताया पेमेंट इन लम सम करेंगे तो उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो पेमेंट जब इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो तब भी हमारी क्या होगी, सेम एंट्री होगी जो ये एंट्री है। यहाँ पे हमने एक साथ पैसा दिखा दिया 10 लाख, जब हमने लमसम में किया तो सीधा 10 लाख यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दिया। जब इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो हर साल हम 2 लाख इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सेकंड आपको नहीं बता रही हूँ यहाँ पे, तो आप इसको ये फर्स्ट और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो सेकंड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। इस केस में हमारी जो एंट्रीज रहेंगी वो रहेगी हमारी सेम जो मैंने आपको ऊपर बताई हर एक इंस्टॉलमेंट में, जो कि हमारी लमसम में। ठीक है, सेम जो हमने लमसम में हमने की है। ठीक है, ऐसे याद रख लें। अब जो हमारा थर्ड हमारा क्या है, रिडम्पशन बाय परचेज इन ओपन मार्केट। अब हम रिडम्पशन कैसे करेंगे, परचेज इन ओपन मार्केट, कि भी ओपन मार्केट में हमने परचेज कर लिया। ठीक है, परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट एट अ डिस्काउंट, तो भाई डिस्काउंट में जैसे जो भी रहेगा तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी, अगर हमने कर लिया है परचेज, ठीक है, ऑन परचेज पर हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी। तो देखिए अगर हमने परचेज किया है डिस्काउंट पर, तो जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, डिस्काउंट होगा तो हमें तो फायदा होगा ना। 100 रुपये का डिवेंचर है और वो अब हमें 80 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, या रिडीम कर रहे हैं, अब हम 100 रुपये लिए थे और अब हम 80 रुपये दे रहे हैं, तो 20 रुपये का हमें फ़ायदा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमने अपने डिवेंचर परचेज कर लिए, तो हमारी एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अकाउंट। वो वाले डिवेंचर तो हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमें पैसा देना पड़ा, तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा। और हमें रिडम्पशन, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे अगर किया, ये केस किसका, डिस्काउंट का। ठीक है, अगर हमने कैसे किया है, डिस्काउंट पर अगर हमने रिडीम किया है, ठीक है, याद रख लें डिस्काउंट पर, तो हमारा जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो ये हमें प्रॉफिट हो जाएगा, टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो बेसिकली हमारी ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और जो ये अब हमें प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, ये जो प्रॉफिट है हमारा
यहीं पे लिख देती हूँ, मैं एंट्री नहीं करके दिखा रही। क्या ये प्रॉफिट है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व। तो हमारी एंट्री बेसिकली क्या हो जाएगी, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर 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 यहीं पे बता दूं या अलग से करके दिखाऊं इसको। ठीक है, ये तो हमने डिस्काउंट पे किया है, चलिए मैं यहीं पे आप लोगों को बता देती हूँ। अगर मैं परचेज करती हूँ ओपन मार्केट में हायर प्राइस पे, मीन्स प्रीमियम एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम तो यहाँ पे नहीं बोला जाएगा, हायर प्राइस अभी 100 रुपये का डिवेंचर है और अब मुझे यहाँ पे रिडीम करना पड़ रहा है उसको 110 रुपये में, तो ये मेरे लिए क्या लॉस है, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपकी सेम एंट्री होगी, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो ये एंट्री हम कर देंगे अगर हमने परचेज किया हायर प्राइस पर। ठीक है, और जो हमारा लॉस हुआ है तो अब उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। जैसे प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो लॉस को हम या तो कैपिटल रिजर्व में बैलेंस होगा तो वहां से राइट ऑफ कर लेंगे, अदरवाइज हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगी बेसिकली हमारी परचेज के टाइम। तो दोनों ही मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये एंट्री भी करके दिखाऊं, चलिए बता देती हूँ। थोड़ा सा परचेज्ड फ्रॉम, वैसे तो मैंने आपको वहीं बता दिया था, मार्केट एट आ हायर प्राइस। अगर हायर प्राइस पे होगा तो हमारी एंट्री होगी ऑन, जब हम परचेज करेंगे तो उस टाइम हमारी क्या एंट्री होगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब हायर प्राइस पे हमने परचेज किया तो हम सॉरी रिडीम हमने किया, तो परचेज करने का क्या मतलब, रिडीम है कि भी हमने खुद अपने जो डिबेंचर उनको परचेज कर लिया। तो लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हम कर देंगे। और ये जो लॉस हुआ इसको ट्रांसफर कर देंगे, या तो हमारा जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। किसको, इस लॉस को, इस लॉस को हम क्या करेंगे, अब ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे, इधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, वो ये पूरा आ जाएगा लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये बेसिकली हमारी जनरल एंट्री होगी। ठीक है, जब हम परचेज करेंगे ओपन मार्केट में, तो मैंने करके ही दिखा दिया है, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे नहीं तो तब ये पॉइंट फिर आपका छूट जाएगा। अब हमारा जो फोर्थ मेथड था रिडम्पशन, किस तरह से हमें रिडम्पशन करना है, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स भाई या तो शेयर्स में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया या फिर हमने न्यू डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया। तो डायरेक्ट यहाँ पे तो कन्वर्ट कर देंगे जो डिवेंचर थे, अब हमने पेमेंट थोड़ी ना की है, तो हम कर देंगे डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जितने भी हमारे डिवेंचर थे। अब हमने तो अगर पेमेंट करते तो टू बैंक आ जाता हमारा, लेकिन भैया हमने पेमेंट ही नहीं की है, तो अब हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूंगी कि मेरी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, अब शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री हम कर देंगे, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डिवेंचर्स का इशू और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को करा दूंगी जो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखिए हमने 3 वीडियोस के अंदर ही क्लास 12 उसको कंप्लीट कर लिया, तो मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगी कम से कम 2 या 3 बार ही आप इन मैराथन को देख लेना, और फिर इतना अच्छे से आपको ना सिर्फ सुनने भर से ही या देखने भर से ही आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिजुलेशन, जिसके अंदर हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है, जो भी ये सारा मैंने आपको करा दिया, रिटायरमेंट ऑफ डेथ, डिजुलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये सारा कंप्लीट हो चुका है। और अब हमारा जो क्लास 12 में अकाउंट्स का सिलेबस की बात करती हूँ, तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, ये मैंने सारे ही करा दिया आपको, प्राइवेट प्लेसमेंट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी। ठीक है, और इसी के साथ ही जो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम की कमी है, तो जो इंपॉर्टेंट है जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को करा रही हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट ही करा दूंगी। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल हमारा ये हो चुका है, और आज हमने अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर भी हमने कर लिया है। तो अब आपका बचता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक वीडियो और आएगी, उस वीडियो में आपका ये भी कवर हो जाएगा, और कल तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो कल आपका जो 12th क्लास की अकाउंटेंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी बिजनेस स्टडीज़ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि पहले 12th की बिजनेस स्टडीज़ के मैराथन लेके आए या फिर 11th की लेके आए।
और बिजनेस स्टडीज़ तो कोशिश करेंगे 2 वीडियोज़ के अंदर ही कंप्लीट मैं आप लोगों को करा दूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लोगों के लिए जो वीडियो है उसको तैयार कर लूँ, ठीक है। आपको पहले क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ की मैराथन चाहिए या फिर क्लास 12th की चाहिए। तो इस तरह से 6-7 फरवरी तक कोशिश रहेगी, हम अपना सिलेबस उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? तो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।